चलिए, बड़ी खबर यह है कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश दिल्ली गए हैं और आपको यह बताएं कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार उनकी ये दिल्ली यात्रा है, जहां उनकी दिल्ली में कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात होगी। प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा दीपक प्रकाश के साथ जाने की खबर है और ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश बीजेपी की नई टीम गठन पर दिल्ली में चर्चा हो सकता है। तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश दिल्ली गए हैं। संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़ते हैं उनसे। संजय, दिल्ली गए हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि नई रूपरेखा पर भी मंथन हो सकता है। जी विवेक, बिल्कुल राज्यसभा सांसद बनने के बाद दीपक प्रकाश पहली बार दिल्ली गए हैं। मुलाकात तो होगी ही कि जाहिर शिष्टाचार मुलाकात होगी, लेकिन एक बड़ी बात है कि उनके साथ प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा भी गए हैं। विवेक, वो वही प्रदीप वर्मा हैं जो राज्यसभा चुनाव में ये दरअसल आपको कह सकते हैं कि ये सरला बिरला यूनिवर्सिटी के CEO हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी विधायकों को वहीं रखा गया था, सरला बिरला में ही। तो दीपक प्रकाश के साथ ये भी गए हैं। आमतौर पर बीजेपी में ऐसी परंपरा नहीं रही है विवेक कि कोई पुरानी टीम के कोई सदस्य जो हैं कि जब नई टीम का गठन हो तो साथ में वो भी जाएँ। चर्चा ये भी है कि दिल्ली में आला कमान के नेताओं के साथ नए संगठन पर चर्चा होगी, टीम दीपक बनेगी। और चूँकि ये आपको प्रदीप वर्मा जो हैं पुरानी टीम के सदस्य हैं, तो एक सियासी गलियारे में चर्चा भी इस बात की कि आखिर उनके जाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जी विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत के लिए। तमाम जानकारियों के लिए सियासी मायने तलाशे जाने शुरू हो गए हैं। हालांकि खबर यह है कि नई टीम गठन पर दिल्ली में चर्चा होगी, बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की सांसद बनने के बाद पहली यात्रा दिल्ली की है। इधर पेट्रोल डीजल मूल्य में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने आज राजभवन के सामने प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के जरिए पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि केंद्र को पेट्रोल डीजल के मूल्य पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ने से सभी चीजें प्रभावित हो रही हैं। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने भी इस मामले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आम जनता के साथ ही झारखंड के हित की अनदेखी का आरोप लगाया। 2014 में 63-64 रुपये हुआ करता था पेट्रोल का, डीजल का तो कम हुआ करता था, पेट्रोल का 63-64 रुपये ये था। आज 80 पार हो गया। क्यों आंख बंद किए हुए हैं आप? क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं देश पर? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम में, मूल्य में कमी जल्दी से जल्दी लाइए। जिस तरह से कोयला कंपनी के सारे बड़े बड़े कंपनियों को ये निजीकरण, जो सरकारी कंपनी है उसका मतलब उसको बेचने का काम किया जा रहा है, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान झारखंड राज्य को है और हम ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी वो कलम लिखेंगे दिल्ली में, उसके हिसाब से हम लोग नहीं चलने वाले हैं। जनता के हित में जो होना चाहिए वही हो के रहेगा और यहाँ पे हम लोग उसके खिलाफ खड़े हैं। तो रोजगार कहीं से भी संभव इस हालत में नहीं, एक शब्द नहीं, तो न सरहद सुरक्षित है, न देश की आम आदमी भूख और बेरोजगारी से जो त्राहिमाम है वो सुरक्षित है। यही आज हमारा संघर्ष का मामला। देश के आंतरिक संसाधन जो है वो चाहे वो CCL, BCL, हमारा BSNL, MTNL सब बर्बाद हो रहा है। और आज पेट्रोल डीजल का दाम इस कदर बढ़ गया है कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी आज आई है अपना प्रतिवाद करने के लिए, विरोध करने के लिए। उधर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। 4 दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे श्रम मंत्री ने केंद्र सरकार के साथ बीजेपी पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही तेल की बढ़ती कीमतों पर रोक नहीं लगाने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार तेल कंपनियों पर नियंत्रण नहीं रखने का बहाना बना रही है और अपना पल्ला झाड़ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का लगातार विरोध जारी है। जमशेदपुर में युवाओं ने टमटम की सवारी कर मूल्य वृद्धि पर अपना विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की आशीष तिवारी ने। सबसे बड़ा मुद्दा पेट्रोल और डीजल में बढ़ती कीमत को लेकर हो गया है, जहां पेट्रोल की बढ़ती कीमत को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल के पार्टी जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं मैं दिखाना चाहूँगा, मैं कदमा में हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि अनोखे अंदाज में युवाओं द्वारा घोड़े टांगा से
अपना विरोध किया जा रहा है। टाइगर क्लब के युवा जो है शांतिपूर्वक प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री से अपना अपील करना चाहते हैं। हम उन्हीं लोग से बात करेंगे। क्या कुछ अपील कर रहे हैं मैं और हमारा मुद्दा है पेट्रोल और डीजलों के दाम में निरंतर वृद्धि। तो मैं आज अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अपने आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द पेट्रोलियम और डीजलों के दामों में जो निरंतर वृद्धि हो रही है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। हम कुछ और युवाओं से बात करेंगे। आप क्या कर रहे हैं आज? आप हम आज रंकड़ी मंदिर कदमा चौक में यही मांग रखना चाहते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि अभी ऐसी महामारी में जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, चाहे ऑफिशियल वर्क है, सभी को इसमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मांग हम लोग का यही है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए इतने महामारी में इतने बढ़ते हुए दाम को कम किया जाए ताकि किसी भी सहायक को सहारा मिले। युवाओं का बस एक ही मांग है कि जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है उस पर कम किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और ट्विटर के जरिए जेएमएम के लगाए आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि हेमंत सरकार खुद लूट में लगी है और अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए पिछली सरकार पर आरोप लगा रही है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि सरकार उनकी है, इसलिए गीदड़ भभकी देने के बजाय वे पिछली सरकार के कामकाज की जांच करा सकते हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, इसलिए क्या डालते हैं ट्विटर पर नहीं डालते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उनके लूट की कहानी इस 6 महीने में ही सार्वजनिक हो चुकी है। जेएमएम प्रत्येक दिन गीदड़ भभकी देती है। क्या मैंने कहा? गीदड़ भभकी। अरे भाई, आपको लगता है कि कहीं घोटाला हुआ है तो आप उसकी जांच कराइए ना, आपकी सरकार है। ये गिदड़ भभकी क्यों देते हैं? आप जांच कराइए और उसमें यदि कोई दोषी है तो उस पर कानून के तहत कार्रवाई कीजिए। और जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि पिछली सरकार पर आरोप जेएमएम ने नहीं लगा रहा, बल्कि सीएजी की रिपोर्ट में पिछली सरकार में घोटाले का खुलासा हुआ है, लिहाजा सरकार सभी विभागों की जांच कराएगी। सीपी सिंह जी बार बार ये बात बोलते हैं कि सरकार के 6 महीना के जो कार्यकाल हैं उसमें घोटाले हुए, तो सीपी सिंह जी बताएं कि कौन से घोटाले हुए हैं। लेकिन हम लोग तो ये बताने के लिए तैयार हैं कि कौन घोटाला किस विभाग में और कब हुआ, कितने का घोटाला हुआ। और अब तो परत दर परत ये सारी चीज़ें सामने आ रही है और सरकार से हम लोगों ने पार्टी के तरफ से मांग किया है कि इन सारे घोटालों का जांच कराया जाए और जो भी दोषी लोग हैं, चाहे वो मंत्री हों, संतरी हों, कोई अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कल जयंती थी और इस दौरान कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री को वैसा सम्मान नहीं दिया जैसी एक पूर्व पीएम को दी जानी चाहिए थी। हम आपको दिखा रहे हैं रांची के कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को कल श्रद्धांजलि दी गई। हैरत की बात यहां ये रही कि कांग्रेस दफ्तर में पूर्व पीएम नरसिम्हा राव की एक तस्वीर तक नहीं थी और ऐसे में मोबाइल फोन में उनकी तस्वीर को ढूंढ निकाला गया। उस मोबाइल फोन पर ही श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान कई बार मोबाइल फोन का स्क्रीन भी ऑफ हो रहा था, जिससे नरसिम्हा राव की तस्वीरें गायब हो रही थी, लेकिन इसकी खबर वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं को शायद नहीं थी। तभी तो मोबाइल फोन पर ही नेता फूल चढ़ाते दिखे। तो कल कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को मोबाइल फोन पर दी गई श्रद्धांजलि पर कांग्रेस अध्यक्ष ने सफाई दी। रामेश्वर उरांव ने कहा कि तकनीकी वजहों से हो सकता है कुछ समय के लिए उनकी फोटो नहीं लगी हो, लेकिन शाम में उनकी तस्वीर लग चुकी थी और श्रद्धांजलि भी दी गई। उन्होंने बीजेपी पर इस मुद्दे पर ओछी राजनीति का आरोप लगाया। अगर भूल भी हो तो उस पर देखेंगे हम लोग। अगर मोबाइल में नहीं जा सका हो, मोबाइल से किसी ने भेजा हो तस्वीर, किसने भेजा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं कि कल मैं 6 बजे पहुंचा। मैं बाहर था, लोहरदगा में था, शाम में लौटा। पीसी करना था हमको कांग्रेस ऑफिस में, उस समय फोटो लगे हुए थे, फूल माले भी रखे हुए थे। हम लोग तो पढ़े उनके किताब को, उन्होंने किताब लिखी है ना, उनकी किताब हम पढ़े हुए हैं।
बीजेपी नहीं पढ़े होंगे, वो पॉलिटिक्स करते हैं। ओछी पॉलिटिक्स है, ओछी राजनीति है ये। रविवार को झारखंड के 10 जिलों में कोरोना के 22 और पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2364 हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो रिकवरी रेट है वो 75% से अधिक है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे रांची सहयोगी उपेंद्र कुमार। रविवार को राज्य के 10 जिलों में कोरोना के 22 नए केस मिलने के साथ ही सूबे में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 2364 हो गई है। अगर बात करें रविवार को जिलावार की कहां से कितने मरीज मिले हैं, तो बोकारो से 1, पूर्वी सिंहभूम से 3, गढ़वा से 4, गिरिडीह से 4, हजारीबाग में 2, कोडरमा में 2, लोहरदगा में 2, रांची में 1, सरायकेला में 2, पश्चिमी सिंहभूम में 1। और इस तरह से अगर बात करें एक्टिव केस की, तो राज्य में 559 की संख्या है एक्टिव केस की, जबकि 1793 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर घर जा चुके हैं। अगर बात करें राज्य में कोरोना से होने वाले मौत की, तो अभी भी सरकारी आंकड़ों में यह 12 है, जबकि रांची के मेडिका में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत का आंकड़ा को अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि नहीं की है। अच्छी बात यह है कि राज्य में कोरोना पॉजिटिव बड़ी संख्या में ठीक हो रहे हैं, यानी कि जो रिकवरी रेट है वह काफ़ी अच्छा है। रविवार को भी 69 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। चलिए, खबरों का सफर जारी है, आगे देखिए। अभी नहीं खुलेंगे झारखंड के स्कूल। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार स्कूलों को फिलहाल नहीं खोलेगी। हालात सामान्य होने के बाद सबसे पहले स्कूलों को सैनिटाइज किया जाएगा, जिसके लिए आवंटन भी दिया जा रहा है। विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे रांची सहयोगी भुवन किशोर झा। में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार फिलहाल स्कूलों को नहीं खोलेगी, लेकिन जब भी स्कूल खुलेंगे, यदि परिस्थितियां सामान्य होती हैं, तो उसके बाद जब भी स्कूल खोले जाएंगे तो सबसे पहले स्कूलों को सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइजेशन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा हर स्कूल को 1-1 हजार रुपये मुहैया कराए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जब परिस्थितियां सामान्य होगी तब स्कूलों को खोले जाएंगे, और इससे पहले जो सैनिटाइज करने की व्यवस्था है या सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से स्कूलों में पठन पाठन शुरू करने की व्यवस्था होगी, तो उससे पहले सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां पे बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं। इसके लिए पूरी तरह से स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग मंथन करने में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन नलीन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। तो कोरोना के दौर में स्कूली बच्चों की समस्या जटिल हो गई है। स्कूल बंद होने से पढ़ाई बाधित है, लेकिन मिड डे मील और किताबों के वितरण की जो गाइडलाइन विभाग की तरफ से जारी की गई है, उससे सरकारी स्कूल के शिक्षक परेशान हैं। आखिर अनाज और पुस्तक बांटे जाने की समस्या क्यों है, इसकी पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल के दौर से देश और दुनिया गुजर रही है। पहले लॉकडाउन का दौर और फिर अनलॉक। संक्रमण के खतरे ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ा है। 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया, स्कूल बंद पड़े हैं और पढ़ाई ठप। प्राइवेट स्कूल हो या फिर सरकारी, संक्रमण का साया ऐसा कि शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो गई। तभी छात्रों की परेशानी कम करने के लिए कोरोना बंदी में स्कूल बंद होने से छात्रों को हो रहे नुकसान की भरपाई की कोशिश की गई। एमडीएम के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 957 करोड़ का फंड जारी हुआ। छात्रों को मिड डे मील घर तक मुहैया कराने का निर्देश दिया गया। झारखंड में 100% बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने का दावा किया गया। भोजन के साथ ही किताब भी घर तक पहुंचाने का प्रावधान है, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्यों के बजट की 5% राशि किताब के लिए दी गई है। लेकिन झारखंड में इसका क्या असर पड़ा है, ये जानना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 ने कुछ जिलों की पड़ताल की और सच्चाई जानने की कोशिश की कि आखिर सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो फिर मिड डे मील और किताबों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। सबसे पहले रामगढ़ की बात कर लेते हैं। तो जिले के कई प्रखंडों में छात्रों की संख्या के अनुपात में खाद्यान्न और पुस्तक की सप्लाई नहीं होने से छात्र के साथ ही शिक्षक भी परेशान हैं।
खासकर पतरातू, गोला और मांडू प्रखंडों में ऐसी समस्या है। और किताब हमें कम मिला है, जिसकी वजह से बच्चों को पुराना किताब देना पड़ रहा है। जिन बच्चों को पुराना किताब मिल रहा है वे बच्चे कहते हैं मुझे भी नया किताब दीजिए, तो उसको हम लोग कैसे संतुष्ट कर सकते हैं बच्चे को और गार्जियन को। कम चावल मिला है, हम लोग को 60 दिन का चावल बांटने के लिए बोला गया है, तो जो पहले जो बच्चे आए उन बच्चों को तो चावल मिल गया, लेकिन बाद में जो बच्चे आए उनको हम लोग चावल की आपूर्ति नहीं कर पाए। हालांकि रामगढ़ प्रखंड में छात्रों के अनुपात में पुस्तक और चावल का वितरण किए जाने का दावा किया जा रहा है। छात्र संख्या के अनुसार यानी कि चावल हमको पर्याप्त मात्रा में मिल गया है और पुस्तक भी यानी कि मिल गया है। रामगढ़ से सैकड़ों किलोमीटर दूर पाकुड़ जिले का भी हाल जान लेते हैं। तो यहाँ कोविड-19 के तहत सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने में शिक्षा विभाग जोर शोर से जुटा है। जिले में तय लक्ष्य से ज्यादा अनाज और पुस्तक के वितरण का दावा किया गया है, लेकिन समस्या शिक्षकों की ज्यादा है, क्योंकि नियम के मुताबिक सरस्वती वाहिनी और विद्यालय प्रबंधन की ओर से चावल का वितरण किया जाना है। बावजूद इसके शिक्षकों को ही ड्यूटी पर लगा दिया गया, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए। शिक्षकों को बनना पड़ा, एक तो कोरोना का कोप भाजन, और उस समय ना कोई बच्चों को मास्क उपलब्ध करवाई गई थी, ना शिक्षकों को करवाई गई थी सोशल डिस्टेंस का भी पालन, जबकि ये नियम है कि सरस्वती वाहिनी और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सारे कार्य को करेंगे, चावल वितरण करेंगे। उसके बावजूद भी शिक्षकों ने इस कार्य को किया। संथाल के ही दूसरे जिले गोड्डा में भी शिक्षा विभाग का आदेश सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। 60 से 65% किताबों का नया सेट छात्रों को बांटने का आदेश है। बाकी बच्चों को पुरानी किताबें देने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर है। अब शिक्षक परेशान हैं कि किन बच्चों को चावल दें, किन्हें नहीं, या फिर किनको नई किताबें दें और किन्हें पुरानी। अभिभावकों के गुस्से का सामना अलग। क्लास का आया है लेकिन कम आया है, पूरा सेट नहीं आया है। जैसे 50 मेरा अगर 6 क्लास में 50 बच्चे हैं तो 30-35 सेट ऐसे आए। तो कैसे बांट रहे हैं आप? पुराना किताब लिए हैं, बच्चों से कलेक्शन किए हैं, उसके बाद नया पुराना मिला। तो वहीं दुमका में भी कोरोना काल में सरकारी स्कूल के शिक्षकों की मुश्किलें कम नहीं है। नियम ये भी है कि 60% उपस्थिति वाले छात्रों को ही राशन और पुस्तक का वितरण करना है। परेशानी यही है कि शिक्षक जब वितरण के लिए जाते हैं तो वैसे अभिभावक जिनके बच्चों को लाभ नहीं मिला वे शिक्षक से ही उलझ पड़ते हैं। 50% वैसे ही बच्चे को सब कुछ देना है राशन, तो हम लोग उसी तरह से वितरण किए। लेकिन व्यवहारिक परेशानी, हम लोग जब भी जाते हैं मोहल्ला में वितरण करने के लिए तो गार्जियन लोग आ जाते हैं लड़ने के लिए कि मैं उनके बच्चे को दिए, मेरे बच्चे को क्यों नहीं दिए। उन लोगों को हम लोग को समझाने में बहुत कठिनाई होती है, वो लोग समझते नहीं हैं। तो ये हाल है छात्रों को मिड डे मील का राशन और पुस्तक वितरण करने का। न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि झारखंड में सरकारी आदेश जारी तो कर दिए गए, लेकिन नियम व्यवहारिक नहीं है। शिक्षक परेशान हैं, ड्यूटी से नहीं, ड्यूटी के तरीकों से। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जयंत, पाकुड़ से कुंदन, गोड्डा से अजीत और दुमका से पंचम की रिपोर्ट। और राजधानी रांची से खबर आ रही है, जहां के पंडरा थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी है। करीब 6 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। गिरफ्त में आए पति पर आरोप है कि उसे पत्नी पसंद नहीं थी और दबाव में आकर उसने शादी की थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली डीएसपी और पंडरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया है। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और रामगढ़ से अगली खबर, जहां सड़क हादसे में एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई, जबकि कई मजदूरों के घायल होने की भी खबर है। हादसा दुमली प्रखंड के रजरप्पा थाना क्षेत्र में गुजरात से बंगाल जा रही बस के टायर फटने से हुआ। टायर फटने से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में घायल मजदूरों को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।